नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। त्योहारों में परीक्षा, छात्रों का फूटा गुस्सा, ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्र, प्राचार्य ने किया इनकार, तहसीलदार के हस्तक्षेप से मामला शांत। राजनांदगांव के गंज मंडी में सजी केदारनाथ की झांकी, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, झांकी में दिखा सुंदर समावेश। राजनांदगांव के मनोकामना यात्रा पर निकले पदयात्री, भक्तिमय माहौल में गूंजे जयकारे, माता की भक्ति प्रति भक्तों में गहरी छाप। सिवनी सरकार लड्डू गोपाल का राजनांदगांव आगमन, भक्तों में उमड़ी श्रद्धा, 3 दिवसीय भव्य आयोजन, भक्तिमय और आनंदित हुआ शहर। मांगों को लेकर कृषि अधिकारियों का धरना, 9 सूत्रीय मांगों पर कृषि विभाग का विरोध, सरकार की चुप्पी से नाराज कृषि अधिकारी, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। श्रीखदान ब्लॉक के ग्राम पंचायत शाखा के प्राथमिक शाला में लंबे समय से जारी शैक्षणिक अव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां सरपंच कपिनाथ महोबिया के नेतृत्व में ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल की बदहाली पर चिंता जताई गई। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि शाखा स्कूल में पदस्थ शिक्षक अमित कुमार महोबिया बीते 5 से 6 वर्षों से विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में वे एसडीएम कार्यालय श्रीखदान में संलग्न हैं, लेकिन उनका वेतन और अन्य लाभ विद्यालय से ही प्राप्त हो रहे हैं, जो न केवल अनुचित है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। सरपंच ने बताया कि स्कूल में इस समय 84 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जबकि विद्यालय में 3 शिक्षकों की स्वीकृति पदस्थापना है। एक शिक्षक के वर्षों से गैर हाजिर रहने के कारण केवल 2 शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। हमारे शिक्षक की बहुत कमी है। एक शिक्षक है अमित कुमार महोबिया, जो उसको एसडीएम साहब अपने आप अटैच करके रखे पिछले 5-6 वर्षों से, तो क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रीत पर बताते नहीं, उनको टेस्ट किया है, तो अगर या तो उनको अमित भाई को हटा ले या दूसरे शिक्षक की व्यवस्था करके इनके लोग ज्ञापन देने कलेक्टर से मुलाकात करने आए थे। कलेक्टर साहब मुलाकात तो जिलाधीश से हुई नहीं, हम बात रखे, मैडम को अपने बात रखें, अब देखिए आगे क्या करती शासन। कितने बच्चे हैं वहाँ? 84 बच्चे हैं। कब से शिक्षक को हटाए? लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल कैसे हो? कितने शिक्षक हैं स्कूल में? टोटल स्कूल 3 है और रिकॉर्ड में 4 बता रहे थे। एक शिक्षक है जो पैसे से हल्का उनका प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वो भी सही साल से शिक्षक कार्य नहीं चल नहीं पाते ठीक से। हमारे उसी बात से अधिकारियों से कि बच्चे की भविष्य अंधकार में जाते जा रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा है, ऐसे में कैसे शासन योजना फायदा मिलेगा उनको? अच्छा पढ़ाई लिखाई कह रहे, टीचर की व्यवस्था कहीं मांग करने हमारे पास। विश्वविद्यालय द्वारा नवरात्रि और दशहरा जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान स्नातक की पूरक परीक्षा आयोजित करने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है, जहां राजनांदगांव में छात्र संगठनों और युवा नेताओं ने इसे छात्रों की धार्मिक भावनाओं की विपरीत बताते हुए परीक्षा तिथि को पुनः निर्धारित करने की मांग की है। जहां छात्र नेताओं का कहना है कि अष्टमी, नवमी और दशहरा जैसे धार्मिक अवसरों के दौरान परीक्षा आयोजित करना अनुचित है। इससे न केवल छात्रों की आस्था आहत होती है, बल्कि त्योहारों के माहौल में पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। तो वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और युवा नेता ऋषि शास्त्री के मार्गदर्शन में छात्रों ने संगठित होकर विरोध दर्ज कराया। एनएसयूआई अध्यक्ष और राजा यादव ने विश्वविद्यालय कुलपति के नाम लीडिंग कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, लेकिन प्राचार्य ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्र नेताओं ने कॉलेज दफ्तर के बाहर ही ज्ञापन चस्पा कर अपना विरोध जताया। विवाद बढ़ता देख नायब तहसीलदार के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन की प्रति अब शासन प्रशासन तक पहुंचा दी गई है। नायब तहसीलदार ने छात्रों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आज हम द्वितीय महाविद्यालय में एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल जो है वह एक छात्रों के विषय मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए आया था, लेकिन प्राचार्य महोदय ने कहा कि मैं ज्ञापन ले भी नहीं सकती और यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर भी नहीं सकती। हम ये कहना चाहते हैं ज्ञापन लेना और देना दोनों अधिकार होता है, लेकिन प्राचार्य ने जिस तरह से उनका रवैया रहा कि हम छात्रों पर एफआईआर करा देंगे, ये गलत है। जब हम ज्ञापन देना अपराध हो गया है क्या? आज की स्थिति ऐसी हो गई है।
हम अब ज्ञापन देने के लिए भी अब हमारे ऊपर FIR की जाएगी तो हमें FIR स्वीकार रहेगी। लेकिन हम हमेशा कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो मीडिया के कर्मी भी आए थे उनके साथ भी अनुशासनहीनता की गई है, और हमारे जो छात्र जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी मैडम ने कहा कि उनके ऊपर भी FIR करा जाएगी। हम FIR से डरते नहीं हैं, हम छात्र ही हमेशा काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। दिनांक 20 को शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा एक सूचना जारी हुई, जिसमें नवरात्र पर्व एवं दशहरा पर्व को लेकर के दिनांक 29 से लेकर के दिनांक 4 तारीख तक अवकाश रखा गया था। दिनांक 25 तारीख को विश्वविद्यालय की एक गाइडलाइन जारी होती है, जिसमें दिनांक 29 और 30 को विश्वविद्यालय की परीक्षा, पूरक परीक्षा आयोजन के संबंध में एक जानकारी आती है। तो उसको लेकर के आज हम रीडिंग कॉलेज है दिग्विजय महाविद्यालय, जिसके अंदर में लगभग 40 कॉलेज आते हैं, वहाँ के प्राचार्य के पास ज्ञापन सौंपने आए थे। कुलपति के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय अध्यक्ष के नाम हम ज्ञापन सौंपने आए थे। ज्ञापन लेने से प्राचार्य ने इनकार कर दिया। जब हमने कहा कि ये आपके दायित्व है, तो प्राचार्य ने हमसे अभद्रता थी कि यहाँ तक प्राचार्य ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी साथी यहाँ आए हुए थे और साथ ही साथ हमारे सम्मानित पत्रकारगण आए हुए थे, उन्हें भी मैडम ने FIR की चेतावनी दी है। सप्लीमेंट्री परीक्षा विश्वविद्यालय ने घोषित करी है और 29-30 को परीक्षा है और फिर उधर दशहरे के बाद परीक्षा है। तो ये तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, वो कब परीक्षा के डेट्स डिक्लेयर करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे पास टाइम टेबल आया है और बच्चे हमको परीक्षा संपन्न करानी। यहाँ पर विरोध हो रहा है तरीके से अवकाश को लेकर। हाँ, अवकाश को लेकर विरोध है। हम DC सर से हम चर्चा कर लेंगे कि ऐसा है। बाकी ये सिर्फ ये यूनिवर्सिटी का कार्य क्षेत्र है, इसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं। एक आरोप आप बता रहे हैं कि आपने यहाँ धमकी दे FIR की धमकी इसीलिए दिया है कि उन लोग बदतमीजी से यहाँ पर बात कर रहे थे और सारे के सारे बिना अनुमति के, उसमें आप भी शामिल थे जो सरकारी तंत्र से हैं, वीडियो बना रहे थे। तो इसके लिए मैंने बोला था कि वीडियो बनाना नहीं है, कुछ हम गलत नहीं बोल रहे थे। जो बदतमीजी हो रही थी उसके खिलाफ तो मैं बोलूंगी ना। आपने जैसे शालीनता से बात करी, शालीनता से अपनी बात, हम भी जवाब दे रहे हैं। आप जवाब सवाल करिए, हम जवाब देंगे, पर बदतमीजी तो स्वीकार नहीं है। जिला मोहला मानपुर के कृषि विभाग के अधिकारियों ने अपनी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जहां अधिकारियों ने 1 दिवसीय अवकाश लेकर यह विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान कृषि विकास अधिकारी विनोद कुमार निर्मलकर ने बताया कि यह प्रदर्शन उनकी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जो लंबे समय से लंबित है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 8 और 9 सितंबर को अधिकारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया था। इसके बाद 15 सितंबर को ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर आज सभी अधिकारी 1 दिवसीय धरने पर बैठे। हम सभी छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के बैनर तले हम अब चरणबद्ध आंदोलन, हम अपनी जायज मांगों को लेकर हम अब चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जिसमें प्रथम चरण में हमने 8 और 9 सितंबर को काली पट्टी लगाकर हमारी मांगों के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षण किया था, किंतु उस उपरांत भी शासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के कारण उस दूसरे चरण में हम लोग ने 15 सितंबर को पुनः भोजन अवकाश के दौरान, अपने कार्यालयीन भोजन अवकाश के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के नाम ज्ञापन विकासखंड स्तर, अनुभाग स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर पर दिया था। उसके उपरांत भी हमारी मांग पूर्ण नहीं होने के कारण आज हम अपने आंदोलन के तीसरे चरण में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हुए 11 बजे से 2 बजे तक अपना धरना करके अभी रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री के नाम कलेक्टर महोदया के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। भक्ति, आस्था और चमत्कार से भरी एक अनोखी घटना इन दिनों राजनांदगांव में लोगों को आकर्षित कर रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सिवनी से आए लड्डू गोपाल जी, जिन्हें लोग प्यार से सिवनी सरकार या नटखट सरकार कहते हैं, इन दिनों स्टार सिटी कॉलोनी में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें, उनके स्वागत में पूरा वातावरण राधे राधे के जयकारों से गूंज रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में शहर और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं।
को लड्डू गोपाल जी का राजनांदगांव पहुंचने पर महाआरती, महाप्रसादी और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें 22 सितंबर को सुबह से ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं 23 सितंबर यानी आज इस नटखट सरकार की विदाई होगी। भक्तों का मानना है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल जी पधारते हैं वहां सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ जाती है। राजनांदगांव के रामटेके परिवार की कहानी इस चमत्कार का आधार है। बताया जाता है कि परिवार की महिला सैफाली संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से भगवान कृष्ण की आराधना कर रही थी। एक दिन उनकी प्रार्थना सुनकर बाल रूप में लड्डू गोपाल जी उन्हें सपने में दर्शन दिए। इसी सपने के बाद उनका परिवार सिवनी सरकार को राजनांदगांव लाने का सौभाग्य पा सका। सिवनी के लड्डू गोपाल जी को किसी मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता। वे पूरे देश में अपने भक्तों के घर घर घूमते हैं। भक्त लॉटरी के जरिए नंबर लगवाते हैं और अपनी बारी आने पर उन्हें घर लाकर उनकी सेवा करते हैं। कई लोगों को तो यह सौभाग्य मिलने में 2-2 साल तक का समय लग जाता है। राजनांदगांव का रामटेके परिवार इस बार यह सौभाग्य प्राप्त करने वाला परिवार बना है। भक्त बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा चमत्कारी है। यह प्रतिमा करीब 14 साल पुरानी है और हर साल लगभग 1 इंच बढ़ती है। आज इसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट तक पहुंच चुकी है। तो वहीं लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या किसी छोटे बच्चे जैसी है। सुबह स्नान के बाद उन्हें सुंदर मुकुट, मोरपंख और बांसुरी से सजाया जाता है। प्रातःकाल दूध पिलाया जाता है, लेकिन वे दूध अक्सर उगल देते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें चाय बहुत पसंद है और झट से पी लेते हैं। भक्त बताते हैं कि लड्डू गोपाल को चॉकलेट और कढ़ी भी बहुत भाती है। दिन भर उन्हें भजनों से मनोरंजन कराया जाता है और रात को लोरी सुनाकर सुलाया जाता है। जब तक लोरी नहीं गाई जाती वे सोते नहीं हैं। जी शिवनी जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी आए हैं, शिवनी के लाडले सरकार जी, दिखने में तो ये आम ठाकुर की तरह हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जीवित ठाकुर हैं, इस कली काल के जीवित ठाकुर हैं, है ना। जैसे समय समय पे इन्हें भूख भी लगती है, समय समय पे प्यास भी लगती है, और अगर अंदर की बात बताएं तो कभी कभी ये बिस्तर भी गीली कर देते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना। इनकी सेवा भी बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। सुबह उठ के इन्हें जल देना है, दूध देना है, पानी देना है ना। भोजन समय समय पे इन्हें भूख भी लगती है, भोजन भी कराया जाता है। और जब हमने ठाकुर जी को पहली बार देखा था, हमने 2010 में ठाकुर जी से पहली बार मिले थे, है ना। तब ठाकुर जी थोड़े छोटे थे, है ना। और आज जब हम देख रहे हैं तो हमारे लाला बहुत बड़े हो गए हैं। जी जी जी, देखिए जैसे हम और आप हैं, कभी हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान दिखती है, कभी हम किसी चीज़ को लेकर के चिंता में रहते हैं। तो इन ठाकुर जी की भी जैसे श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार के अनुसार उनकी जो आव भाव होते हैं वो भी बदल जाते हैं। और आप उनको देख के, जैसे आप अभी आएंगे, अगर हमारे लाडले जी को भूख लग भी रही होगी, है ना, हमारे ठाकुर को भूख लग रही होगी, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि उन्हें भूख लग रही है। हम लोग कान्हा जी और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसी से मेरे पास कान्हा जी हैं, राधा रानी है, और हमारे यहाँ सिवनी के लाडली सरकार जी का आगमन हुआ है, जिनके प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा है, और वो बहुत चमत्कारी है हमारे लाडले लाल जी। बहुत मान्यता है उनकी। वो दूध पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, किसी किसी के गोद में वो सूसू कर देते हैं। उनकी इतनी सारी लीलाएं हैं कि कभी हंसते हुए दिखता है उनका चेहरा, कभी बचपना दिखता है, कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया बड़े रूप में है और हंस रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नाराज है, कभी उनके चेहरे में थकान दिखती है। इतने ये है हमारे कान्हा जी, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं और वो सिवनी लाड से पधारे हैं। तीन दिनों के इस आयोजन ने राजनांदगांव को भक्ति और उत्साह से भर दिया है। सुबह से रात तक भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण का क्रम चलता रहता है। दूर दूर से आए भक्त अपने घर की खुशहाली और मनोकामनाओं के पूरे होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं सिवनी के लड्डू गोपाल जी का यह प्रवास सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास का एक ऐसा अनोखा अनुभव है जो हर श्रद्धालु के दिल को छू जाता है।
इन नटखट सरकार की मासूम मुस्कान और चमत्कारी लीलाएं हर किसी को अपने साथ जोड़े रखती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले के अटल आवास कॉलोनी पेंड्री में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, यहाँ एक मां ने अपने ही दिव्यांग बेटे को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, बेटे के इलाज के दौरान मौत हो गई और अब मां जेल की सलाखों के पीछे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मृतक वीरेंद्र साहू अपने परिवार के साथ अटल आवास कॉलोनी में रहता था। 22 सितंबर की सुबह उसका अपनी मां सुहागाबाई साहू से विवाद हुआ। आरोपी के लगातार शराब पीने और गाली गलौज करने से परेशान होकर मां ने यह खौफनाक कदम उठाया। सुबह लगभग 9:45 में जब वीरेंद्र की पत्नी हिना बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, तभी मां सुहागाबाई ने अपने ही बेटे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वहीं पड़ोसियों की आवाज सुनकर हिना घर लौटी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद एम्बुलेंस से गंभीर हालत में वीरेंद्र को शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 22 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला सुहागाबाई, उन्होंने अपने विकलांग बेटे को पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अभी तक के कथन के अनुसार ये पता लगा है कि वो पिछले कई वर्षों से 20 वर्षों से परेशान थी और उसने पहले से ही इसकी योजना बनाई थी, जिसमें उसने पेट्रोल पंप से एक प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल खरीदा था। मौके पे हमको वही प्लास्टिक की बोतल और माचिस मिली है और 24 घंटे के अंदर ही उस अपराध को पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिला पंचायत खैरागढ़ छुईखदान गंडई में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने की। आपको बता दें, बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायत विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। तो वही मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण किया जाए और कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बैठक में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की प्रगति, पंचायत उन्नति सूचांक की प्रविष्टि और SNA पोर्टल पर योजनाओं की एंट्री की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 25 सितंबर को 5000 से अधिक दियों के प्रकाशोत्सव के लक्ष्य को लेकर विशेष चर्चा हुई। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस बार मां बमलाई के दर्शन के लिए निकले पदयात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जहां प्रशासन और सामाजिक संगठनों की पहल से पूरे मार्ग को सजाया गया है, स्वागत द्वार बनाए गए और भक्तों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा रास्ते में पीने के पानी, भोजन प्रसाद, चिकित्सा शिविर और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। पूरे मार्ग पर पुलिस और वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय माता दी के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु माता बमलाई के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे हैं। वहीं दूर दराज के गांवों से आए पदयात्रियों में भी माता के प्रति गहरी श्रद्धा देखी जा रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और शारदीय नवरात्रि में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अनेकों जगह से भक्तगण कभी पैदल यात्रा करके, कभी मोटरसाइकिल में सवार होकर के या कभी ट्रेन के माध्यम से अपनी अपनी सुविधाओं को देख करके माँ बमलेश्वरी के दरबार पर जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाने पर माता के दरबार तक पहुंचते हैं। कई लोग अपनी मुरादें मांगने के लिए माता के दरबार पर पहुंचते हैं। आज ऐसे ही भक्तगण जो कि पदयात्री हैं, जो आज हमारे साथ राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र अंतर्गत में पहुंचे हुए हैं और अभी हम सोमनी क्षेत्र अंतर्गत में यहाँ पर खड़े हुए हैं और सड़क पर जो पदयात्री हमें मिले हैं, ये काफी दूर से लोग आ रहे हैं। जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग केसरा से आ रहे हैं। केसरा कहाँ पर? केसरा पाटन विधानसभा। केसरा विधानसभा पाटन? हाँ, पाटन विधानसभा। पाटन विधानसभा। हाँ। तो क्या कुछ मानते थे भगवान को, क्या कुछ मांगे थे, ऐसा कुछ बता सकते हैं? हाँ, मन्नत है ना, लेकिन प्राइवेसी है, उसको बता नहीं सकते। अच्छा, हाँ, उसको बताया नहीं जाता है, वो उसको अपने अंदर में रखा जाता है
है ना। आपकी जो माता से जो मुरादें मांगी थी वो पूरी हो गई है या होने वाली? नहीं, हुआ नहीं है, मांगने जा रहे हैं, मांगने के लिए। हाँ, मांगने के लिए मिल जाए करके देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, उम्मीद है माता से। कितनी श्रद्धा और भक्ति है माता की आप सभी भक्तगणों के बीच में? बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा है, उसको नहीं बताए तो पूछो ही मत। अच्छा, ज्यादा? हाँ, इतना ज्यादा। अच्छा, सड़क पर आप जो चल रहे हैं तो काफी सारे दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। कभी लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं और दिक्कतें होती है, खाली पैर आप लोग चल रहे हैं। तो जगह जगह पर अन्य संस्थानों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल भी लगाया गया है जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी, फर्स्ट एड किट दिए जा रहे हैं। कहीं पर नाश्ता, तो कहीं पर अभी आप पोहा खा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था जो भक्तगण की, सबसे पहले तो मैं जितने भी भंडारे वाले भाई लोग हैं ना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया, हमारे जितने सेवा के लिए इतना प्रबंधन किए हैं। माता जी के नाम से माता राम जी से गीत गुनगुना सकते हैं? हाँ, गुनगुना दीजिए। बमलेश्वरी दरबार में डोंगड़ जाबो, डोंगड़ जाबो, चैत नवरात मेला भरा थे, ओ चैत नवरात मेला भरा थे जेठ। चलिए, ये माता की भक्ति है और भक्तगण पैदल ही अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि केशला विधानसभा क्षेत्र से ये सारे भक्तगण आ रहे हैं जो कि अभी वर्तमान में रात के तकरीबन 7 बजने वाले हैं और ये अभी सोमनी पर पहुंचे हुए हैं। राजनांदगांव पहुंचना भी अभी इनके लिए काफी कठिनाईदायक है और माना तो ये भी जाता है, कहा तो ये भी जाता है कि माता अपने भक्तों को बुलाती जरूर है, चाहे उसके लिए भक्तों के पैर पर छाले भी क्यों ना पड़ जाए। भक्त हंसी खुशी माता तक पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर ही मानते हैं। राजनांदगांव में लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी द्वारा विगत 25 वर्षों से गरबा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां इस वर्ष भी हर साल की तरह गरबा का महोत्सव बड़े उत्साह और विधि विधान के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद गायत्री स्कूल में माता रानी की पूजा अर्चना के बाद गरबा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पहले दिन स्कूली बच्चों ने रंगारंग गरबा प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन पूरे 9 दिन तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न आयु वर्ग के लोग गरबा खेलते हुए नजर आएंगे। हर साल की तरह इस बार भी गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिकों की भागीदारी देखने को मिल रही है। लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक समरसता और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। माता रानी नौ दुर्गा नवरात्र में हम करीब 25 वर्ष हो गए इसको गरबा करते हुए, और जैसे कि यह संस्कारधानी राजनांदगांव है, यहाँ पर पूरा हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से ही गरबा करवाते हैं। लगभग सभी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए आगे करते हैं और गरबा पूरी और माता रानी के आशीर्वाद यहाँ सभी आते हैं। जिस हिसाब से इस वर्ष थोड़ा बारिश का मौसम है तो हमने इंदौर में आज कार्यक्रम रखा है। वैसे बाजू में ग्राउंड है जो आउटडोर है, बारिश के कारण हमको अंदर करना पड़ा है। तो मैं यहाँ पधारे सभी हमारे श्रद्धालुगण और भक्तगण सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गरबा उत्सव लायंस क्लब का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये। इसमें हम जात पात सबके भेदभाव से दूर पूरे राजनांदगांव को सनातन धर्म की एक ध्वजा के नीचे इकट्ठा करते हैं। और इसमें जो आप यंग पीढ़ी देख रहे हो, उस यंग पीढ़ी को लाने का एकमात्र मकसद होता है कि वो धर्म को सीखे और उस धर्म की ध्वजा को जलावे। ये पीढ़ी को अगर धर्म समझ में आ जाता है तो अगली एक पूरी पीढ़ी आपकी सुधर जाती है, सीख जाती है, धर्म की ध्वजा के नीचे आ जाती है। मुझे खुशी है कि गायत्री विद्यापीठ के प्रांगण में ये होता है। गरबा उत्सव विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। आज यह गरबा उत्सव जो होने जा रहा है, यह गरबा उत्सव बहुत ही सांस्कृतिक एवं पारंपरिक द्वारा, और इस गरबा का मेन उद्देश्य रखा गया है जैसे हमारे नशा मुक्ति और स्वच्छता को लेकर के यहाँ पर संदेश दिया जाएगा कि यह जो आयोजन हो रहा है इसमें संकल्प दिलाया जाएगा लोगों को कि आप
नशा मुक्ति और स्वच्छता भारत के अंतर्गत हमारी टीम में रखा गया है। लायंस क्लब फोटो है, सेवा की राह में लायंस क्लब सेवा की राह में आगे और भी कई कार्य कर रहा है। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर राजनांदगांव जिले से बड़ी संख्या में भक्त माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर डोंगरगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बन रही है, लेकिन इस बार यात्रा मार्ग में कुछ व्यवस्थागत कमियों को लेकर भक्तों ने नाराजगी जताई। आपको बता दें, श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार यात्रा मार्ग में पंडालों की संख्या काफी कम है। विशेष रूप से मोतीपुर से नवागांव रोड तक के रास्ते में केवल एक ही पंडाल लगाया गया, जबकि पूर्व वर्षों में यह क्षेत्र पंडालों से भरा रहता था और विश्राम की उत्तम व्यवस्था होती थी। सड़कों पर गिट्टी अधिक होने के कारण भी भक्तों को चलने में कठिनाई हो रही है। कुछ स्थानों पर पैरों में चोट लगने की भी शिकायतें आई हैं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि पहले ठहरने, पानी और प्राथमिक चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था होती थी, वहां इस बार साधन सीमित है। इस बीच मौसम की मार भी भक्तों को झेलनी पड़ रही है, पर माता के दर्शन की आस्था से भरे भक्त फिर भी बिना रुके अपनी यात्रा पर डटे हुए हैं। रायपुर से बाहर से आथन अपन मन 6, 7, 8 साल हो गए। अपन मतलब बड़े भी मन शुरू से आते हुए 2025 और अभी कब निकले रहे? अभी परसों निकले रहे हैं। और का कुछ दिक्कत होते रास्ते में चले में? कुछ दिक्कत नहीं है, अब गिट्टी मन ज्यादा है थोड़ा। और सेवा पंडाल वगैरह लगे, कुछ मिला? लगे मिला तो हाँ, सब सुविधा है, व्यवस्था अच्छा है। मेरा तो 13 साल हो गया सर जी, और मैं क्या है छोटे से जा रहा हूँ। और मेरा घर है मैत्री गार्डन चौक, टंकी मोड़ में। हर साल जाते हैं? जी सर, मैं पैदल ही जाता हूँ। क्या कठिनाई होता है कुछ रास्ते में? हो गया, मेरा जो मन्नत रहता है मैं अपने माता से मांगता हूँ, अब मेरे इच्छे से। कब निकले वहाँ से? मैं कल निकला सर जी। व्यवस्था कैसे? हाँ ठीक है, रास्ते में भी बढ़िया व्यवस्था था, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कमी नहीं है, ना कोई तकलीफ। आप लाइसेंस से आ रहे हैं, कल से निकले डोंगरगढ़ जा रहे हैं। हर साल जाते हैं? जी हाँ, हर साल जाते हैं। अभी तो अभी मीटिंग में हर साल ऐसे कोई चिंता नहीं होता है। क्या कुछ कठिनाई लगती है रास्ते में? कुछ दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये मेरा 2nd साल है और रास्ते में चलने में कोई कठिनाई नहीं है। जगह जगह पंडाल लगा हुआ है। मैं बांद्रस से आ रही हूँ, मेरे साथ में और साथ में। उत्तर प्रदेश के सिवनी के प्रसिद्ध लड्डू गोपाल सिवनी सरकार का 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव में आगमन हुआ है। आपको बता दें, 21 सितंबर को महाआरती और भजन कीर्तन के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं 22 तारीख को दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए जुटे, तो 23 को उनकी विदाई होगी। लड्डू गोपाल की प्रतिमा चमत्कारी मानी जाती है, जो भक्तों के बीच खास प्यार और श्रद्धा का केंद्र है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा हर साल बढ़ती और भक्तों के घर खुशियां लेकर आती है। भक्त लड्डू गोपाल को दूध, चाय, चॉकलेट और कढ़ी खिलाते हैं और रात को लोरी सुनाकर सुलाते हैं। इस बार यह सौभाग्य राजनांदगांव के राम टेके परिवार को मिला है, जहां लड्डू गोपाल के दर्शन से पूरी जगह भक्तिमय और आनंदित हो उठी है। हम लोग कान्हा जी और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसी से मेरे पास कान्हा जी हैं, राधा रानी है, और हमारे यहाँ सिवनी के लाडली सरकार जी का आगमन हुआ है, जिनके प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा है और वो बहुत चमत्कारी है। हमारे लाडले लाल जी बहुत मान्यता है उनकी। वो दूध पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं, किसी किसी के गोद में वो सुसु कर देते हैं। उनकी इतनी सारी लीलाएं हैं कि कभी उन हंसते हुए दिखता है उनका चेहरा, कभी बचपना दिखता है, कभी ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया बड़े रूप में है और हंस रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नाराज है, कभी उनके चेहरे में थकान दिखती है। इतने ये है हमारे कान्हा जी, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं और वो सिवनी से पधारे हैं। जी शिवनी जी जो हमारे लड्डू गोपाल जी आए हैं, सिवनी के लाडले सरकार जी, दिखने में तो ये आम ठाकुर की तरह हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जीवित ठाकुर हैं, इस कली काल के जीवित ठाकुर हैं, है ना। जैसे समय समय पे इन्हें भूख भी लगती है, समय समय पे प्यास भी लगती है,
और अगर अंदर की बात बताएं तो कभी कभी ये बिस्तर भी गीली कर देते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना। इनकी सेवा भी बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। सुबह उठ के इन्हें जल देना है, दूध देना है, पानी देना है ना। भोजन समय समय पे इन्हें भूख भी लगती है, भोजन भी कराया जाता है। और जब हमने ठाकुर जी को पहली बार देखा था, हमने 2010 में ठाकुर जी से पहली बार मिले थे, है ना। तब ठाकुर जी थोड़े छोटे थे, है ना। और आज जब हम देख रहे हैं तो हमारे लाला बहुत बड़े हो गए हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव की गंज मंडी में इस बार भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां सजाई गई है भव्य झांकी में केदारनाथ धाम सहित 4 धामों की मनोरम झलकियां प्रस्तुत की गई हैं। आपको बता दें, गंज मंडी के इस स्थल झांकी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों ने पूरे भक्ति भाव से दर्शन किया और माता रानी के जयकारों से माहौल गूंज उठा। तो इस आकर्षक झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंज मंडी पहुंचे। भक्तों ने भक्ति भाव से दर्शन किया और माता रानी के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। गंज मंडी की यह झांकी इस वर्ष की सबसे प्रमुख धार्मिक आकर्षणों में से एक मानी जा रही है। नवरात्रि के दौरान पूरे शहर में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम है। जगह जगह माता रानी की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, भजन कीर्तन और झांकियों के आयोजन हो रहे हैं। वही श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा राजनांदगांव संस्कार धानी राजनांदगांव और कला संस्कृति और इस झांकी और हाकी के लिए तो राजनांदगांव प्रसिद्ध है। और गंज मंडी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा पिछले वर्षों से, कई वर्षों से एक बहुत अच्छा प्रयास करके अनेक प्रकार से, पिछले वर्ष जैसे वैष्णो देवी माता का रखे थे, इस वर्ष केदार धाम और 4 धाम के झांकी का यहाँ रखा गया है, जिससे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आकर के यहाँ सब दर्शन कर रहे हैं। ये सब उत्सव धर्मी लोग हैं हमारे राजनांदगांव के लोग, और कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जिसमें उत्सव मनाने का मौका ना मिले। ये भी एक उत्सव है, माँ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के साथ साथ हम इन झांकियों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को उसके प्रति एक आस्था प्रकट करने का एक अवसर रहता है। थाना छुईखदान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पल्सर बाइक दिलाने और मोबाइल टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को 7 वर्षों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, आरोपी हरि सिकेश साहू को महासमुंद जिले के सुखीपाली गांव से पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने पल्सर बाइक दिलाने और आइडिया कंपनी का मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। केसीजी पुलिस की विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और आवश्यक पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने खैरागढ़ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की। तो इस संबंध में पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजस जांघील के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर राज्य में भी जनता महंगे बिलों और बिजली कटौती से परेशान है। पार्टी नेताओं ने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, फसलों की सिंचाई में बाधा आ रही है और बढ़ते बिलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने मांग की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएं। जोहार छत्तीसगढ़, आज जबर गुहार रही समर जो पर सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो बिजली बिल बढ़ोतरी कर दे है। ओकर लिए हमन धरना देहन, एक दिन के पूरा दिन भर धरना देहन हमन अम्बेडकर चौक में बैठ के। ओकर बाद रैली के माध्यम से हमार कलेक्टर महोदय ला राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। तो आज के जो शांतिपूर्ण धरना रही से और हमार जो ये भाजपा सरकार है ओकर जो नाकामी समझोला ओकर हमन उजागर करत हन और पूरा छत्तीसगढ़िया समाज एक लिए पूरा त्रस्त है। तो ये जो निर्णय ले भाजपा सरकार है ओला में हमारे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पूरा बताना चाहती कि ये जो निर्णय है पूरा गलत निर्णय है। पूरा छत्तीसगढ़िया समाज पूरा त्राही हो गए है
और ये जो पिछला जो अनुदान रही से 400 यूनिट तक के हमन ओकरे मांग करत हन, वो जो पिछला जो अनुदान रही से वो लागू करे जाए फिर से। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां बमलेश्वरी डोंगरगढ़ के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा पर निकल रहे हैं, जहां दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे मार्ग पर श्रद्धालुओं की सेवा हेतु विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। तो इसी कड़ी में जिला पत्रकार संघ राजनांदगांव द्वारा खैरागढ़ के अंबेडकर चौक पर एक सेवा पंडाल की स्थापना की गई। इस सेवा पंडाल में यात्रियों के विश्राम के लिए बेड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही यात्रियों के लिए फल, बिस्किट और चाय निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। संघ के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेवा पंडाल पत्रकार साथियों की सामूहिक भावना और सेवा भाव का प्रतीक है। संघ के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बारी बारी से पंडाल में उपस्थित रहकर यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। और अभी तो वहां से हम निकले कल के परसों, तो हम डोंगरगढ़ की दूरी तय कर रहे हैं वहां से, और रास्ते में हम आए यहाँ पर खैरागढ़ पहुंचे हैं। वहां पर पत्रकार के द्वारा यहाँ पर एक शिविर लगा है, वहां पे सब पैर वैर में छाले वाले पड़ जाते हैं, वहां पे मेडिसिन की भी व्यवस्था पूरी तरह से हुआ है, और खाना पीना का भी व्यवस्था हुआ है पूरा। और अभी तो हम डोंगरगढ़ जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। कैसे लगता है वहाँ से जाके आने में माता के दर्शन? आप लोग बहुत अच्छा लगता है भैया, वहाँ से दर्शन करते हैं, जो भी दुख दर्द रहता है वो सब खत्म हो जाता है वहाँ से उतरने के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद। मलाजखंड दमोह से आए हैं भैया। मोर नाम सुग्रीव कुमार सोनेकर। कहाँ जाते हो अभी आप? ये भैया हम डोंगरगढ़ जाते हैं। 1 किलोमीटर के सफर आप तय हम वहाँ से लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है भैया डोंगरगढ़ हमारे गाँव से, यानी कि दमोह से। अच्छा है क्या है कि सब ट्रीटमेंट सब सुविधा भैया पत्रकार की ओर से सारी सुविधा हमको मिल रहा है, जो काफी भैया अच्छा है। यहाँ पे खैरागढ़ में देखे हैं 3-4 जगह शिविर लगा है, यहाँ पे अभी रुके हैं बस स्टैंड के सामने। पत्रकार का यानी कि पंडाल है, यहाँ पे सब चीज मेडिसिन सब चीज नाश्ता वास्ता सब खिलाते हैं भैया। मेरे को भैया 3 साल हो गए। क्या लगता है इतनी दूरी तय करने के बाद माता के? अरे इतना दूरी करने के बाद भैया क्या है कि यानी कि जो दर्द दूर जो रहते हैं ना, माता रानी के नाम लियो, श्रद्धा भक्ति से जाओ भैया, तो दर्द दूर सब खत्म हो जाता है। जिला पत्रकार संघ खैरागढ़ के द्वारा बहुत दिनों से मंशा थी कि एक बार पदयात्रियों के लिए सेवा पंडाल लगाया जाए, जिसके लिए हम जिला पत्रकार संघ ने विधिवत बैठक कर सारे सदस्यों का आमंत्रित कर निर्णय लिया कि बहुत से पदयात्री पदयात्रा करते हैं, लेकिन सेवा के पंडाल खैरागढ़ में नहीं के बराबर लगते हैं, तो सेवाएं भी प्रॉपर उनको मिल नहीं पाती। तो हमारे द्वारा प्रथम दिवस से ही ये पंडाल लगाया गया है, जिसमें सबसे प्राथमिकता के साथ हम लोगों ने जो पदयात्री रहते हैं उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं या कट जाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने दवाइयाँ की व्यवस्था की है। जलपान के लिए हमारे पास फल दे रहे हैं, पोहा दे रहे हैं, साबूदाना दे रहे हैं, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो उपवास करके जो चलते हैं तो उनके लिए लहसुन प्याज हटा करके पोहा बनाया जा रहा है, साबूदाना, फल, बिस्किट और ठंडा पेयजल, और आराम करने के लिए प्रॉपर बिस्तर, पंखे, सारी चीज की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।